नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। आईएमए उत्तराखंड ने रामदेव को 1000 करोड़ का नोटिस भेजा है। आईएमए ने रामदेव के एलोपैथी पर दिए गए बयान को आधार बनाया और 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस योग गुरु बाबा रामदेव को भेजा है। आईएमए उत्तराखंड के सेक्रेटरी अजय खन्ना का कहना है कि बाबा के डॉक्टरों के ऊपर दिए गए बयान से वे आहत हैं, जिसे लेकर आईएमए उत्तराखंड ने 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। अगर रामदेव की ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो रामदेव पर केस भी करेंगे। रामदेव ने एलोपैथ और आईएमए के लिए अपशब्द कहे हैं। उन्होंने हमारे जो डॉक्टर्स की शहादत हुई है कोरोना के महामारी के इलाज के लिए, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया है और व्यंग किया है। आप ये सोचिए कि इस व्यंग से जो डॉक्टर्स की शहादत हुई है उनके फैमिली मेंबर्स ने क्या सोचा होगा, उनको वो कितने आहत हुए होंगे। इसको देखते हुए आईएमए उत्तराखंड ने ये डिसाइड किया है कि वो बाबा रामदेव को नोटिस भेजें। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उनको नोटिस भेजा है और उनसे 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। उनके स्पष्टीकरण ना आने पे मैं उन पे 1000 करोड़ का मुकदमा करूंगा आईएमए की तरफ से। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर उत्तराखंड सरकार ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में डीआरडीओ के सहयोग से 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है, जिसका सीएम तीरथ सिंह रावत ने लोकार्पण किया। 3 हफ्ते में तैयार किया गया है यह हॉस्पिटल, जिसमें 400 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है। 100 आईसीयू की सुविधा के साथ बेड तैयार है। ये तस्वीर ऋषिकेश एम्स अब इस हॉस्पिटल का संचालन करेगा। सीएम तीरथ सिंह रावत की तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्होंने आज इस अस्पताल का उद्घाटन किया है। डीआरडीओ ने ये हॉस्पिटल तैयार किया है। 3 हफ्ते में ही ये अस्पताल तैयार हो चुका है, जिसमें ऑक्सीजन हर बेड पर उपलब्ध है। 400 बेड ऐसे हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई के साथ तैयार है, तो वहीं 100 बेड ऐसे हैं जो कि आईसीयू सुविधा के साथ है। और यहाँ पर उन लोगों को रखा जाएगा इन 400 बेड पर जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत तो है, लेकिन कब, लेकिन उससे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होने पर मरीजों को आईसीयू में शिफ्ट किया जा सकेगा। ये सुविधा इस वक्त ऋषिकेश एम्स की ओर से संचालित होगा अब यह अस्पताल। और उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से तैयार किया गया 500 बेडेड फैसिलिटी है। इसमें 400 ऑक्सीजन बेड्स, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन बेड्स इसी फैसिलिटी में अवेलेबल हैं और 100 बेड्स जो आईसीयू बेड्स हैं वो एम्स ऋषिकेश में हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं। कोविड संक्रमण के बीच उत्तराखंड के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है कि ऋषिकेश में आईडीपीएल के कैंपस में 500 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। हम अभी उसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं जिसका मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज उद्घाटन भी किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेशेंट्स के लिए जो बेड हैं ऑक्सीजन युक्त यहाँ पर 400 बेड लगाए गए हैं। इसके अलावा जो सीरियस पेशेंट होंगे आईसीयू के लिए उनके लिए 100 बेड का अलग से एम्स का जो कैंपस है वहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये अत्याधुनिक हॉस्पिटल में वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो एक पेशेंट को क्रिटिकल स्थिति में यहाँ पर चाहिए होती हैं। आप देखेंगे कि इसी तरह से करीब 4 वार्ड इस पूरे कैंपस में बनाए गए हैं जहाँ पर 400 की कैपेसिटी है, जहाँ पर पेशेंट रखे जाएंगे। प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा यहाँ पर मुहैया है। इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चों के लिए 44 बेड भी रिजर्व किए गए हैं। यदि थर्ड वेव में जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कि बच्चे उसमें संक्रमित हो सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर पहले ही पूर्व तैयारियां की गई हैं। 44 बेड लगाए गए हैं। 44 के 44 पर यहाँ पर ऑक्सीजन भी मौजूद है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर्स मौजूद हैं जो 24 आवर्स यहाँ पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा पिंक सूट में जो आपको ये लोग दिख रहे हैं ये ट्रेनी स्टूडेंट हैं जिनकी अभी नर्सिंग की पढ़ाई कंटिन्यूस है, लेकिन ये भी अपनी सेवाएं यहाँ पर देंगे। दोस्त, आप लोग नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, किस तरह से यह हॉस्पिटल यहाँ पर काम करेगा? सर, एज ए नर्सिंग स्टाफ के रूप में हम लोग यहाँ हैं और हर वार्ड के अंदर 110 बेडेड अवेलेबल हैं। उसमें से 5 से 12 ईयर्स के बच्चों का पीडियाट्रिक वार्ड अलग बनाया है। इसी तरह से करीब 4 वार्ड इस पूरे। हाँ जी, एक वार्ड के अंदर हमने 4 से 5 या 6 सेक्शन डिवाइड किए हैं और साइड वाला सेक्शन जो है वो पीडियाट्रिक वार्ड अलग से बनाया है बच्चों के लिए। बाकी जो सेक्शन है 4 अलग से हैं,
जिसमें हम मेल फीमेल को हम डिवाइड कर सकते हैं, बट ये कोविड आइसोलेशन प्लस जनरल वार्ड है जिसमें सारे कोविड एक साथ रहेंगे। यहाँ पर 24 आवर्स सुविधाएं होंगी। ये एक बड़ी राहत माना जा रहा है उत्तराखंड के लिए, खासकर अब मानसून नज़दीक है। मानसून काल में आप समझ सकते हैं कि पहाड़ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, आवागमन ठप हो जाता है, उसके मद्देनज़र ऋषिकेश में बनकर तैयार हुआ ये 500 बेड का हॉस्पिटल एक बड़ी राहत माना जा रहा है। ठीक इसी तरह से कुमाऊं के लिए हल्द्वानी में भी DRDO एक 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर रहा है। इस हॉस्पिटल की यहाँ पर इसको एम्स के देखरेख में रखा गया है। जो यहाँ पर डॉक्टर्स होंगे, जो नर्सिंग स्टाफ होगा, वो पूरा एम्स का यहाँ पर रहेगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 ऋषिकेश। 500 बेड का कोविड सेंटर शुभारंभ हुआ है, उसका लोकार्पण हुआ है और मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके कारण आज यह हॉस्पिटल तैयार हुआ है। और साथ में DRDO के जो चीफ हैं डॉक्टर सतीश जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। कम समय में 14 दिन के अंतराल में यह हॉस्पिटल हमको तैयार करके दिया। एम्स के डायरेक्टर श्री रविकांत जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आगे इसका जो संचालन करेंगे वो एम्स करेगा। वहाँ के डॉक्टरों के देख रेख में, रविकांत जी की देख रेख में ये चलेगा। और ये DRDO, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार सम्मिलित रूप से ये चलेगा। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर रिकवरी रेट में धीरे धीरे अब सुधार देखने को मिल रहा है। राज्य में रिकवरी रेट 80% से बढ़कर 83% हो चुका है। एक दिन में 6,674 मरीज रिकवर हुए हैं। आपको बता दें, कोरोना केसेस की मंगलवार की बात तो कोरोना के 2,756 नए केस सामने आए। 81 मरीजों की कोरोना की वजह से जान गई है। देहरादून में 524, हरिद्वार में 200, नैनीताल में 209, उधम सिंह नगर में 452 नए केस 24 घंटे में दर्ज किए गए। और उत्तराखंड में बीते 5 दिनों में कोरोना केसेस में भले ही थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन 362 मौत का ये जो आंकड़ा है, ये साफ कहता है कि खतरा अभी टला नहीं है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। पूरे राज्य में 2 हफ्ते से कोविड कर्फ्यू लगा है। 20 मई से 24 मई तक केस 4000 से कम हुए। अस्पतालों में आपाधापी थोड़ी कम हुई है, लेकिन बीते 5 दिनों में 362 मरीजों की मौत हो गई। ये साफ है कि हालात अभी ठीक नहीं हैं। अब भी अस्पतालों में ICU और वेंटिलेटर मरीजों से भरे पड़े हैं और उत्तराखंड में कोरोना के 3 वेरिएंट एक्टिव हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में, और यही सच्चाई है कि इसमें 3 ही वेरिएंट में है, जो 3 ही वेरिएंट पाए गए, और रेस्ट जो बोला जा रहा है, जो पेपर्स बता रहे हैं, वो रेस्ट नॉर्मल म्यूटेंट्स होते हैं, वो है, और वेरिएंट 3 ही है। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई। शहरों में कम होते केस भले ही दिख रहे हों, लेकिन कोरोना के जानलेवा अलग अलग स्ट्रेन ने पहाड़ों में हाहाकार मचा दिया है। इसलिए एक्सपर्ट से लेकर सरकार तक सभी चिंतित हैं। पिछले सप्ताह प्रदेश के 13 जिलों में से 8 जिले अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़ और देहरादून में संक्रमण दर 10% से ऊपर रहा है। भारत सरकार का मानना है कि 5% से नीचे का ही संक्रमण दर एक सुरक्षित संक्रमण दर माना जाता है। अभी कुछ कड़े कदम उठाने जरूरी हैं ताकि लोगों अपने, और ये भी कहा गया है, सरकार का स्पष्ट मानना है कि बिना जन सहभागिता के अभी जन को जीत नहीं सकते। तो जन सहभागिता को इसमें इस जीत के लिए जन सहभागिता की जितनी आवश्यकता है, उतना कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कड़ाई की आवश्यकता भी है। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन आखिर स्थिति को संभाल लाने में कामयाब होगा। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर भले ही कर्फ्यू की वजह से थोड़ी धीमी पड़ती दिख रही हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए बड़ी मुसीबत की वजह बन सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
इधर टिहरी में टीएचडीसी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल को प्रशासन द्वारा मॉडल क्वारंटीन सेंटर के रूप में तैयार किया गया है, जहां 450 बेड की व्यवस्था की गई है और कोविड मरीजों के लिए योग मनोरंजन की भी यहां पर व्यवस्था है। न्यूज़ 18 की टीम ने मॉडल क्वारंटीन सेंटर के किचन के अंदर कोविड मरीजों को दिए जाने वाले खाने का रियलिटी चेक भी किया। टिहरी जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद प्रशासन द्वारा टीएचडीसी जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर 450 बेड का जो कोविड केयर सेंटर है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं अभी हम कोविड केयर सेंटर में हैं और आज रियलिटी चेक करने न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुंची है कि किस तरह से जो मरीज है उनको किस तरह से खाना दिया जाता है और क्या क्या खाने में दिया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर को बनाई गई है प्रशासन के द्वारा। और कहीं ना कहीं अब जो किचन है हम उसकी तरफ चलते हैं और बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से जो खाना रहता है उसकी क्या क्वालिटी रहती है। इसका रियलिटी चेक आज न्यूज़ 18 यहाँ पर करने वाला है। आप देख सकते हैं यही वो किचन है जहाँ पर पूरा खाना कोविड मरीजों का तैयार होता है। जो यहाँ बीपुरम टीएचडीसी हाइड्रो कॉलेज में जो मरीज है, आप देख सकते हैं पूरा खाना यहाँ पर तैयार हो रहा है। और बातचीत करने के लिए हमारे पास यहाँ पर को जो इसके संचालक है उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरह का मेन्यू रहता है और किस तरह से आप लोग खाना देते हैं? ये मेन्यू हमें सीएमओ ऑफिस से मेन्यू मिला हुआ है और जैसे जैसे पर डे के हिसाब से प्रत्येक दिन दाल चेंज की जाती है, प्रत्येक दिन सब्जी चेंज की जाती है। और इसमें पौष्टिक आहार के लिए जो भी कोविड के मरीज होते हैं उनके लिए खाना, और डॉक्टर के लिए जो पीआरडी के जवान होते हैं, पुलिस के जवान होते हैं, उन सब के लिए खाना तैयार किया जाता है। जो मरीज जैसे कोई शुगर पेशेंट है, कोई अन्य मरीज है, उसको उस हिसाब से खाने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर को कॉल आते हैं, उसके बाद यहाँ पर को खाना तैयार किया जाता है और वो खाना मरीजों तक पहुँचाया जाता है। और सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने साफ साफ आदेश दे रखा है कि कूड़े को जलाया न जाए, क्योंकि इसके धुएं में बहुत सी जहरीली गैस होती है। लेकिन इस आदेश की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग नगरपालिका का नदी किनारे बना हुआ ट्रेंचिंग ग्राउंड की तस्वीर है ये, जहां पर कूड़े को खुलेआम जलाया जा रहा है। इस नजारे को एक लोकल निवासी भुवन रावत ने अपने फोन में शूट किया, अधिकारियों को भेजा और उनसे सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। नैनीताल में होटल हो या फिर दुकानदारी, सबके सब एकदम ठप हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से आंशिक लॉकडाउन है। पर्यटक पहुंच नहीं रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल नहीं रहे हैं। कोरोना की पहली लहर के खत्म होने के बाद पर्यटकों के आने की उम्मीद थी यहां के व्यापारियों की, लेकिन दूसरी लहर की वजह से नुकसान कहीं ज्यादा हो गया है। कोरोना से नैनीताल में बंद दुकानों का सामान खराब होने लगा है। कई सामान की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, दुकानदार नुकसान में हैं, तो कुछ सामान बर्बाद होने की कगार पर है। पैकेट बंद सामान हो या फिर जैम, जेली, नमकीन, जूस, सब खराब होने लगे हैं। टूरिस्ट इस बार फिर नहीं आया पिछली बार की तरह, तो काफ़ी नुकसान। 90% हम लोग टूरिस्ट पर डिपेंड हैं, मॉल रोड के दुकानदार। टूरिस्ट से ही मॉल रोड चलती है, तो अगर टूरिस्ट नहीं आया तो पिछली बार भी काफ़ी नुकसान हुआ खाने पीने के आइटम में, इस बार भी काफ़ी नुकसान का आशंका है। दरअसल कोरोना की पहली लहर के बाद मिली छूट के बाद थोड़ा कारोबार चल पड़ा था। मई जून पर्यटन सीजन की उम्मीद को लेकर कारोबारियों ने गोदाम से लेकर दुकानों तक में सामान भर तो लिया, लेकिन ऐन वक्त पर कोरोना कर्फ्यू ने काम पर ग्रहण लगा दिया। सिर्फ दुकान ही नहीं बल्कि होटल, रेस्टोरेंट, नाव वालों ने भी जो तैयारी कर रखी थी, उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। के ऊपर ही डिपेंड है, तो अभी हम लोग अपना सोच रहे थे कि अपना काम चलेगा आगे, तो अब टूरिस्ट तो है नहीं सर इस टाइम मार्केट में, तो अब देखते हैं आगे की क्या स्थिति है, कब खुलेंगे लॉकडाउन। ये अब नुकसान सर है ही है सर, हमारे तो स्टाफ का खर्चा है सर, 4-5 स्टाफ के बंदे हैं सर हमारे पास, उसके बाद हमारा डेली का वैसे नुकसान है सर। हालातों को देखते हुए तीसरी लहर की चिंता कारोबार पर भारी पड़ रही है और कारोबारी अब सरकार की तरफ राहत पैकेज के लिए टकटकी लगाए हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बड़ी खबर, एक बार फिर मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं स्वामी रामदेव। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव का ये वीडियो, जिसमें वो
चुनौती दे रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं जो रामदेव को अरेस्ट कर सके। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। अरेस्ट बाबा रामदेव हैशटैग के साथ ट्रेंड कर रहा है ये वीडियो, और इस ट्रेंडिंग पर रामदेव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मीटिंग के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो कब का है और किस उद्देश्य से, किस सवाल के जवाब में रामदेव की ये प्रतिक्रिया है, ये साफ नहीं, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि किसी में हिम्मत नहीं कि वो रामदेव को गिरफ्तार कर ले। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें हैशटैग है अरेस्ट बाबा रामदेव। इससे पहले एलोपैथ को लेकर जो प्रतिक्रिया, जो टिप्पणी की थी रामदेव ने, उसकी वजह से उन्हें मानहानि का नोटिस भी जारी हुआ है। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जो टॉप पर पहुंच जाते हो। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो इस वीडियो को देखकर भी ऐसा ही लगता है कि स्वामी रामदेव किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं और ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है कि ये वीडियो कब का है, लेकिन रामदेव का कहना है, प्रतिक्रिया है कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। अरेस्ट रामदेव हैशटैग के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। आपको बता दें, इससे पहले बाबा रामदेव को मानहानि का नोटिस जारी हुआ है। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुबोध उनियाल ने कहा कि नोटिस जारी किया गया है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार इस मसले पर बैकफुट पर है, उन्हें रामदेव को गिरफ्तार करना चाहिए। मैं और रामदेव, बाबा रामदेव का जो कॉन्फ्लिक्ट है, और जिस हिसाब से आईएमए ने उनको नोटिस भेजा, तो इसमें जो भारतीय आईपीसी है उसके तहत जो भी आईएमए, दोनों लोग आईएमए करते हैं करें, लेकिन कानून अपना काम करेगा। और कानून, क्योंकि देश में कानून सर्वोपरि है। सरकार को तो खुद जो है आत्मचिंतन करना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो मृत्यु दर है इसका आंकड़ा दूसरे नंबर पर होना निश्चित रूप से सरकार द्वारा जो नेग्लिजेंसी बरती गई उसका परिणाम है, और उसको जो है उत्तराखंड के लोग भुगत रहे हैं। उधर उधम सिंह नगर में खटीमा में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 100 बेड के हॉस्पिटल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की दिक्कत को देखते हुए विधायक पुष्कर धामी की मुख्यमंत्री से सिविल हॉस्पिटल में 400 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट क्षमता बढ़ाकर 1000 एलपीएम करने की मांग की थी। सीएम की ओर से 1000 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट अनुमति मिलने के बाद विधायक और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हॉस्पिटल परिसर में प्लांट लगाने की जगह का निरीक्षण किया। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगने का सीधा लाभ मरीजों को हो। हमारा अब 1000 एलपीएम का 1000 लीटर प्रत्येक मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन यहीं पर बनेगी, और अगले इसी जून के महीने में हमारा यहाँ पर ये ऑक्सीजन का प्लांट चालू हो जाएगा। और कोरोना काल में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत से लेकर रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे परिवारों के लिए युवा मोर्चा मददगार साबित हो रहा है। बीजेपी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सौरभ नौटियाल और उनके साथी इन दिनों असहाय और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे लोगों की मदद कर रहे हैं, उन तक राशन किट पहुंचा रहे हैं। तो मेडिकल ऑक्सीजन की मारामारी के बीच कोटद्वार में मरीजों को ऑक्सीजन भी उपलब्ध करा रहे हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, चाहे प्रशासन की मदद हो, कहीं पे भी कोई कार्य हो, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के उनके साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे नैनी डांडा, हल्दू खाल, यमकेश्वर में सभी कार्यकर्ता कोई सैनिटाइजेशन करा रहा है, कोई घर घर जाके दवाइयाँ वितरण कर रहा है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रहे हैं। इधर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 6 महीने पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने रामनगर में काला दिवस मनाया।
यहाँ पर इन संगठनों की ओर से जुलूस निकाला गया जिसमें कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई, सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई, हर नागरिक को जल्द वैक्सीन देने की मांग की गई। को लेकर के आज देश भर के अंदर लोग अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग भी रामनगर के अंदर विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोग इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, हर नागरिक को वैक्सीन देने की मांग को लेकर के किसानों के आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में आज करीब 400 लोगों की लावारिस अस्थियों का एक साथ विसर्जन किया गया। कोरोना से मौत होने के बाद लोगों के परिजन दिल्ली के विभिन्न शमशान घाटों पर अस्थियों को लावारिस छोड़ गए थे। दिल्ली स्थित राजमाता झंडेवाला मंदिर के प्रमुख स्वामी राजेश्वरानंद ने शमशान घाटों से इन अस्थियों को इकट्ठा किया और पूरे विधि विधान के साथ हरिद्वार के सती घाट पर मां गंगा में विसर्जन किया। आज तीसरी बार हम कोरोना मृतकों की अस्थि अवशेषों को, जिसको हम सनातन धर्म में फूल कहते हैं, फूलों को लेकर आए हैं। 350 से 400 मृतकों के आज हम अस्थि अवशेष लेकर आए हैं, जिनका गंगा में विधि पूर्वक सनातन धर्म की विधि के अनुसार उसका विसर्जन किया जा रहा है। और आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान पर्व भी है। सामान्य दिनों में गंगा में स्नान के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंचते थे, लेकिन कोरोना की वजह से हरिद्वार की हर की पैड़ी पर लोगों की संख्या न के बराबर रही। कोरोना कर्फ्यू की वजह से श्रद्धालु हरिद्वार नहीं पहुंच रहे हैं। जो लोग अपने परिजनों की अस्थियां लेकर पहुंच रहे हैं वे ही हरिद्वार की हर की पैड़ी पर नजर आए। श्रद्धालु अस्थि विसर्जन के साथ ही हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा में डुबकी भी लगा रहे हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन से वैशाख स्नान प्रारंभ हुआ था। सामान्य दिनों में ये पूरे एक मास का स्नान होता है और पूरे मास यहाँ पर स्नानार्थी गंगा जी हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान के लिए आते हैं। लेकिन चूंकि कोविड चल रहा है तो यहाँ स्नानार्थियों की संख्या नगण्य है। तो अस्थि प्रवाह के लिए जो लोग आए हुए हैं या जो लोकल लोग हैं वही यहाँ पर माँ गंगा का स्नान आदि कर रहे हैं। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।